ये है इनसाइट विद रागा। सोचिए भीतर से। इनसाइट विद रागा की इस विशेष कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बातचीत करने जा रहे हैं जो न सिर्फ पैसे से वरिष्ठ व अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बल्कि वे संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और सामाजिक संतुलन पर गहरी दृष्टि व पकड़ रखते हैं। हमारी बातचीत कई पहलुओं को छूने वाली है। ग्रोथ सेक्टर से लेकर आय की असमानता तक, जीएसटी की नई नीति से लेकर भारतीय रुपये की मजबूती तक, और अंत में हम जल के बेहद सदुपयोग जैसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट अनिल जैन साहब से। अनिल जैन साहब, आपका हार्दिक अभिनंदन। और दूसरा, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि वर्तमान में टैरिफ को लेकर जितनी चर्चाएं अभी चल रही है कि अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया, उसके बाद 25% और बढ़ाया क्योंकि हम रूस से तेल खरीदते हैं और भारत उस रूस से खरीदे गए तेल को अमेरिका को या किसी अन्य देश को बेचता है। ऐसे मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इस टैरिफ का भारत पर कोई प्रतिकूल असर पड़ने वाला है? राकेश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके राजस्थान टुडे इंस्टीट्यूशन का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो ये निमंत्रण मेरे को दिया है भारत की जो मैक्रो इकोनॉमिक स्थिति के बारे में जानकारी को डिस्कस करने के लिए। और शायद इसका कारण भी मेरी ये पुस्तक जो अभी हमने रिलीज़ करी है, भारत द डेवलपमेंट डिलेमा रही होगी, जिसमें मैंने काफ़ी रिसर्च करके भारत को जो इकोनॉमिक चैलेंजेस मिलते रहते हैं समय समय पे, जैसे अभी आपने ट्रंप एपिसोड का जिक्र किया, वो सब कुछ डिस्कस किया हुआ है कि भारत के क्या इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, और फिर साथ में मैंने कोशिश की है वहाँ पे इन चैलेंजेस को कैसे एड्रेस किया जाए। थैंक यू राकेश जी। और अभी जो आपका पहला सवाल है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि ये जो हो हल्ला हो रहा है क्यों हो रहा है, इसमें ऐसी कौन सी विशेष बात हो गई है। ट्रंप, पहले तो आप समझ लीजिए कि वो हमारे राष्ट्रपति नहीं है, भारत के राष्ट्रपति नहीं है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति है। और अमेरिका का राष्ट्रपति अमेरिका का हित देखेगा, आपका हित नहीं देखेगा। अभी तक हमारा, भारत का और कई सारे देशों का हनीमून चल रहा था अमेरिका में। अमेरिका पूरे विश्व से सामान खरीदता था और उसके ऊपर लिटरली कोई ड्यूटी नहीं लगाता था। अमेरिका को आप कुछ भी एक्सपोर्ट करो और बहुत नॉमिनल से ड्यूटी लगती थी अमेरिका में, कोई 3 से 4% ड्यूटी लगती थी। भारत को तो MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस अमेरिका ने दिया हुआ था और 2%, 2.5%, 3% ड्यूटी पे हर चीज़ अमेरिका भारत के लोग भेजते थे, एक्सेप्ट प्रॉबेबली टेक्सटाइल के ऊपर जो रेडीमेड गारमेंट्स जाता है उसके ऊपर वो 12% ड्यूटी लगाते थे। इसके विपरीत स्थिति को देखिए, भारत कुछ भी अमेरिका से खरीदता था उसको हेवीली टैक्स करता था। आज चाहे वो अनाज हो, फूड आइटम्स हो, फूड आइटम्स पे हम 32% टैक्स लगाते थे, कस्टम ड्यूटी। अगर हम ऑटोमोबाइल खरीदते हैं, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स खरीदते हैं, हम 100% कस्टम ड्यूटी लगाते थे। अगर हम अमेरिका की शराब खरीदते थे जो यहां खूब खरीदी जाती थी, हम उसके ऊपर 150% ड्यूटी लगाते थे। जबकि अमेरिका की एवरेज ड्यूटी 3 से 4% थी, हमारी जो एवरेज ड्यूटी थी वो कम से कम 20% एवरेज बैठती थी, और हाईएस्ट में आपने देखा जैसे 150% भी थी। तो कुल मिला के अमेरिका ने हमें एक छूट दे रखी थी। अब ये सब चल रहा था, इतने सालों से चल रहा था। ट्रंप साहब की निगाह यहां पे गई, उसके कई कारण थे। एक तो इकोनॉमिक कारण है जिसकी वजह से, और दूसरा पॉलिटिकल कारण भी है। इकोनॉमिक कारण कि इस वजह से जो भारत जो एक्सपोर्ट कर रहा था, अमेरिका को हर साल $46 बिलियन का नुकसान हो रहा था। एडवर्स ट्रेड बैलेंस था 46 बिलियन। हमारा अमेरिका को एक्सपोर्ट जो है करीब $88 बिलियन का है एक साल में, 2024 में ये रहा। और ट्रेड का जो एडवर्स बैलेंस रहा वो रहा करीब $46 बिलियन का। तो ये अमेरिका के लिए कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, हमारे लिए बहुत अच्छी स्थिति थी कि हमारा माल जाए, हम खूब उनके ऊपर, वो हमारे ऊपर ड्यूटी नहीं लगाए पर हम उनके ऊपर ड्यूटी लगा रहे थे। ट्रंप साहब को ये अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कहा कि,
और ये पूरा अमेरिका के अंदर सभी देशों को ये इस तरह का मोटा मोटी ट्रीटमेंट मिल रहा था। तो उन्होंने ड्यूटी के स्ट्रक्चर को वापस रीस्ट्रक्चर करने के लिए कोशिश की और उन्होंने कहा, सबसे पहले ये कहा कि अक्रॉस द बोर्ड 10% ड्यूटी हर चीज पे लगा दो। 10%, चाहे वो कनाडा से खरीदा, चाहे जापान से खरीदा, कहीं से भी खरीदा, 10% ड्यूटी लगा दो। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं रिव्यू करूंगा कि कौन सा देश हमारे सामान पे कितनी ड्यूटी लगाता है। जब उन्होंने रिव्यू किया, हिंदुस्तान का, चाइना का भी रिव्यू किया, खूब सारी न्यूज थी चाइना के बारे में भी। हिंदुस्तान का जब रिव्यू कहा तो कम से कम उन्होंने कहा कि भाई हम 25% ड्यूटी लगाएंगे। आई थिंक विच वॉज वेरी फेयर ऑन हिज पार्ट कि अगर 25% ड्यूटी लगा के मामला खत्म हो जाता तो उन्होंने कहा ठीक है, 10% प्लस 25% हम हिंदुस्तान के ऊपर, सामान के ऊपर ड्यूटी लगा देते हैं। बट यह बात खत्म नहीं हुई। यहां पे इस बात के अंदर आ गई नई पॉलिटिक्स और वो आ गया यूक्रेन का झगड़ा। अब यूक्रेन का क्या झगड़ा है जिसमें हम फंस गए? अमेरिका का 36 का आंकड़ा रशिया के साथ में, 36 का आंकड़ा है हर चीज में, पॉलिटिक्स में भी और वॉर में भी। यूक्रेन वॉर में वो यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं और रशिया के अगेंस्ट में वो लड़ रहे हैं, सब सामान दे रहे हैं, यूक्रेन को मदद कर रहे हैं। इधर उन्होंने कहा कि हम सैंक्शंस लगा रहे हैं, अमेरिका ने, कि साहब जो भी रशिया से सामान खरीदेगा हमें पसंद नहीं है और रशिया से सामान खरीदना बंद करो। हिंदुस्तान ने कहा कि हम तो खरीदेंगे, और हिंदुस्तान ने कहा कि हम तेल खरीदेंगे, और रशिया ने एक डील ऑफर की कि हम तुम्हें सस्ता तेल देंगे। जी। हमने उनसे सस्ता तेल खरीदना शुरू कर दिया। अब इतने तेल की हमें जरूरत नहीं थी तो हमने क्या किया, उस तेल को बाजार में बेचना शुरू कर दिया। और बेचा भी किसको? अमेरिका को या यूरोप को। अब वो तो कह रहे हैं कि तेल मत खरीदो तुम, और हम क्या खरीद रहे हैं कि सस्ता तेल खरीद के महंगा बेच रहे हैं, हम अमेरिका को ही बेच रहे हैं। ये बात ट्रंप साहब के दिमाग में सेट नहीं हुई। इससे उन्होंने देखा कि अरे हिंदुस्तान ने $16 बिलियन की कमाई तेल बेच के कर ली। अब ट्रंप इज ए बिजनेसमैन, ही इज नॉट जस्ट ए पॉलिटिशियन, ही इज ए पॉलिटिशियन प्लस ए ग्रेट बिजनेसमैन जिसने अपनी एम्पायर खड़ी कर रखी है अपने दम पे। उन्होंने कहा दिस इज नॉट फेयर। एंड अगर आप अमेरिका के नजरिए से देखेंगे तो मेरे ख्याल से कुछ गलत भी नहीं कहा। आपकी बात मैं बिल्कुल सहमत हूं कि अगर भारत भी अमेरिका की जगह होता तो वो भारत फर्स्ट की बात करता। आज अमेरिका अपनी अमेरिका फर्स्ट की बात करता है। नेचुरल है कि उसको ये पता है कि भारत तेल कहाँ से ले रहा है, तेल किसको बेच रहा है, किस भाव ले रहा है और किस भाव बेच रहा है। मैं आपकी इस चीज़ से सहमत हूँ। फिर भी आपको कहीं लगता है कहीं संदेह अभी भी है इस बीच कड़ी में? मैं समझा नहीं आपके सवाल को। मतलब मेरा ये कि रूस से जब हम सामान खरीद रहे हैं या तेल खरीद रहे हैं या अन्य सामग्री खरीद रहे हैं तो उसको लेकर अमेरिका को इतनी आपत्ति क्यों है? ये हमारा बिजनेस दृष्टिकोण भी हो सकता है। वेल, जैसे मैंने कहा, ये बिजनेस के साथ में यहां पॉलिटिक्स भी है। अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट करता है। अमेरिका और रशिया कोई दोस्त नहीं है। हम एक अमेरिका के दुश्मन से सामान लेके, जो अमेरिका नहीं चाहता, हम वो सामान लेके अमेरिका को बेच रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। शायद इसको कोई भी देश अप्रूव नहीं करेगा। कोई बेसिकली ये कहानी इस तरह से हो रही है कि हम दुश्मन से खरीद के अपने दोस्त को बेच रहे हैं, या तो ये कोई जैसे हमने अपने आप को प्रोजेक्ट कर रखा है हम न्यूट्रल हैं, तो ये अमेरिका को नहीं लगता कि न्यूट्रल है। इसलिए एक तरह की पीनल प्रोविजन लगाते हुए उन्होंने कहा कि हम 27 अगस्त से 25% ड्यूटी तुम्हारे ऊपर और लगाएंगे। इसमें एक चीज और है नोट करने की, ये जो तेल हम खरीदते हैं जनरली जितना इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसका पेमेंट हम डॉलर में करते हैं। एग्जैक्टली। तो अमेरिका की करेंसी स्ट्रॉन्ग मजबूत होती है क्योंकि पूरा वर्ल्ड अमेरिका की करेंसी को यूज करते हैं। हमने यहां पे क्या किया कि हमने जितना रशिया से तेल खरीदा उसका डॉलर में पेमेंट नहीं किया, उन्हें रुपी पेमेंट किया, या हमने दुबई के दिरहम में पेमेंट किया। ये अमेरिका को गवारा नहीं। उन्होंने देखा ये क्या हो रहा है, वहां पे डॉलर भी छोड़ दिया, दुश्मन से भी तुम तेल खरीद रहे हो और बेच भी रहे हो और तेल भी हमें बेच रहे हो, पैसे भी कमा रहे हो। तो आई थिंक दिस 25% एडिशनल टेरिफ लगा दिया। बट इसका दूसरा पहलू देखिए, टोटल क्या ड्यूटी लग गई, 50 प्लस 60%। क्या फर्क पड़ता है हमारे देश को? 60% ड्यूटी लगा दी तो घबराने की क्या बात है? और मुझे लगता है कि मोदी जी घबरा भी नहीं रहे हैं। मोदी जी ने इसको ज्यादा तवज्जो भी नहीं दे रखी है,
कि ठीक है तुमने लगा दी 60%। हम अमेरिका को कितना एक्सपोर्ट करते हैं? हमारे टोटल एक्सपोर्ट का अमेरिका को केवल 10% एक्सपोर्ट होता है। हमारा सालाना जो एक्सपोर्ट होता है वो $800 बिलियन का इंडिया एक्सपोर्ट करता है। उसके अगेंस्ट में जो अमेरिका को माल जाता है वो $88 बिलियन का जाता है, मोटा मोटी 10% जाता है। अब मैं कहूंगा कि अगर ड्यूटी लग गई तो पूरा बिजनेस तो खत्म नहीं होगा। हो सकता है कि 10% की जगह बिजनेस 6% रह जाए, 5% रह जाए, ज्यादा से ज्यादा 5% बिजनेस कम हो जाएगा। जहां हम $800 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं, वहां पे अगर हमारा 30-40 बिलियन अगर कम हो भी जाता है, जहां हम 50 लाख करोड़ की इकोनॉमी को लेके चल रहे हैं, तो वहां पे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बहुत बड़ा कोई संकट, इकोनॉमिक संकट हिंदुस्तान के ऊपर आने वाला नहीं है। और मुझे तो ये लगता है कि दिस इज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आज हमें मौका मिला है और शायद हमारी ये मजबूरी है कि हम दूसरे और देशों की तरफ देखें, ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखें, जापान की तरफ देखें। बहुत स्कोप है इंडिया में, आज भी प्राइस पैरिटी है, हमारा माल सस्ता है, हमारे यहाँ लेबर सस्ती है, हमारे मटेरियल सस्ते हैं। तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल आज अफ्रीका में भी हो सकता है, साउथ अमेरिका में भी हो सकता है। व्हाई शुड वी ओनली डिपेंड ऑन अमेरिका? और 4-5% अगर बिजनेस कम हो गया तो लेट्स एक्सेप्ट इट। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि मोदी जी वाकई इस बात को लेकर ज़्यादा घबराए हुए नहीं है, लेकिन फिर भी इस टैरिफ वार को लेकर जो अभी इंडिया के अंदरूनी हिस्से में जो डिस्कस चल रहा है कि इतने लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, कालीन सेक्टर में ये हो जाएगा या उस सेक्टर में ये हो जाएगा, तो ये इसे हम क्या माने? क्या ये वाकई ऐसा होने वाला है कि कुछ लोग बेरोजगार हो जाएंगे या बिजनेस वाकई अपना घटने वाला है? मुझे लगता है कि आप मीडिया वाले ज्यादा हल्ला मचाते हो और वो इंडस्ट्री वाले कोई हल्ला नहीं मचा रहे हैं। इंडस्ट्री की तरफ से ऐसा कोई बहुत बड़ा हो हल्ला नहीं मच रहा कि गवर्नमेंट को कोई रिप्रेजेंटेशन किया कि हमारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी या हमारे यहाँ हम सब बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन मेरे नॉलेज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में नहीं गया है। मामूली सा जो फर्क पड़ेगा वो शायद ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एडजस्ट हो जाएगा। मोदी जी इसके बारे में काम कर रहे हैं। जैसे अभी टेक्सटाइल की बात करें तो टेक्सटाइल की जो कॉटन आती थी इंडिया में, उसके ऊपर 12% इंपोर्ट ड्यूटी हम लगाते थे। मोदी जी ने वो ड्यूटी पूरी जीरो कर दी। अब इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत एक्टिव है, प्रोएक्टिव है इन प्रॉब्लम्स के प्रति। और हमारी तो मीडिया का, हिंदुस्तान का मीडिया केवल आवाज कर सकता है, वो चाहे कहीं से भी लाए, उसको तो टीआरपी चाहिए, इसलिए वो आवाज हो रही है। मुझे लगता है इस काम में कोई ज्यादा दम वाली बात नहीं है और एक मामूली सा है। ट्रंप ने नहीं किया, ट्रंप की जगह कोई और भी समझदार आता तो वो भी शायद ये लगता कि आखिर कितने दिन तक आप बैठ के लोगों को, दूसरों का भला करते रहेंगे। अमेरिका को अपना क्यों, अमेरिका अपने बारे में क्यों नहीं सोचे? व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? He is a president of America and he is working for America. It's fair enough. आपकी बात से सहमत हूँ और भारत को घबराना भी नहीं चाहिए, जैसा आप बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री घबरा भी नहीं रहे। फिर भी ऐसे हालात में आज हिंदुस्तान एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था या यूँ कह सकते हैं कि ग्रोइंग कंट्री के रूप में विश्व के सामने खड़ा है। आपको क्या लगता है कि वर्तमान हालात में भारत के ऐसे कौन से सेक्टर है जो आने वाले दशक या 2 दशकों में पूरी तरह छा जाने वाले हैं, या अभी तो सुस्त है लेकिन आने वाला समय उनका होगा? ऐसे कौन से सेक्टर है जिस पे काम किया जाना है? इंडिया में ये ग्रोथ अभी जैसे हम कह रहे हैं, जीडीपी ग्रोथ हमारी 6% 7% रहेगी। मुझे लगता है जो 6-7% के ग्रोथ प्रोजेक्टेड है ये कंटिन्यू करेगी। कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है इस ट्रंप के टैरिफ से। जहाँ तक आप सेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो बहुत राइजिंग सेक्टर्स हैं और पर्टिकुलरली एक टेक्नोलॉजी सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वहाँ पे जो प्रोजेक्टेड CAGR है वो है 23%। इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वहाँ का प्रोजेक्टेड CAGR जो है वो 40% है। इसी तरह से फार्मा इंडस्ट्री है, ये ग्रो करेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर 50% टैरिफ लग भी जाता है दवाइयों के ऊपर। यहाँ पे जो डिमांड है वो इनएलास्टिक डिमांड है। कोई आदमी बीमार होगा तो वो तो दवाई लेगा ही, अगर डॉक्टर ने दवाई देनी है तो देनी है। आज अगर हमें कोई दवाई अगर 1 रुपए की मिलती है तो भी हम खरीदेंगे और 2 रुपए की मिलती है तो भी हम खरीदेंगे। तो फार्मा सेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर हमारा बढ़ेगा, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारा मार्केट है। अब अमेरिका इज ए मेन मार्केट, इसमें कोई शक की बात नहीं है। छोटे छोटे सेक्टर जैसे फिशरीज है, फिशरीज में
फिश में थोड़ा एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आएगी, टेक्सटाइल में थोड़ा सा ऑर्डर्स कम हो जाएंगे, कुछ ऐसे सेक्टर है, हैंडीक्राफ्ट है जहाँ पे शायद, बट अल्टीमेटली कंज्यूमर इज नॉट ड्रिवन बाई 50 या 60%। जब कंज्यूमर को कोई सामान खरीदना है तो वो खरीदता है। हम जब बाजार में जाते हैं तो हम ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होते कि प्राइस 1 रुपये या ₹1.25 है। मोस्टली अमेरिकन मार्केट भी वैसा ही है। अगर कोई 1 रुपये का माल अगर ₹1.25 में मिलेगा तो आई थिंक अमेरिकन कंज्यूमर उसको एडजस्ट कर लेगा। जैसे हमारे यहाँ पे पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो हल्ला तो खूब मचता है, पर क्या पेट्रोल बिकना बंद हो जाता है या लोग गाड़ियां चलाना बंद कर देते हैं या गाड़ियां खरीदना बंद करते हैं? मुझे लगता है जितना पेट्रोल का दाम बढ़ा उतनी गाड़ियां ज्यादा बिकती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिस इज व्हाट प्रोबेबली आई थिंक द डिमांड इज नॉट इलास्टिक एंड ये तो लगातार बढ़ती जा रही है डिमांड बढ़। अभी आपने बिल्कुल सही कहा कि आप किसी तरह इसका कोई इफेक्ट, और हमारे पास ऐसे कई सेक्टर हैं जो ग्रोइंग है और बढ़ने वाले हैं। आपने आईटी बताया, फार्मा बताया, आपने एग्रीकल्चर बताई। एक चीज़ मेरा, और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को जो भाषण दिया, उन्होंने एक नई जीएसटी पॉलिसी, जिसमें वो शायद 2 रेट्स पर बात कर रहे हैं। पहले जो क्या था, क्या वो जल्दबाजी में किया गया फैसला था कि इतनी तरह की 4-5 तरह की जीएसटी आपने थोपी? अब उन्होंने क्या सोच के ये फैसला लिया और इसका क्या असर आपको लगता है? क्या ये पॉजिटिव सीन दिखने को मिलेगा अपने को? जीएसटी एक रिफॉर्म का प्रोसेस है और काफ़ी समय से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रियलाइज कर रही थी, और ख़ास तौर से मोदी जी की गवर्नमेंट आने के बाद में, कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। 1991 में रिफॉर्म्स हुए थे और उसके बाद में मोदी जी के आने के बाद में दे वांटेड सेकेंड फेज ऑफ रिफॉर्म्स। इस रिफॉर्म्स के प्रोसेस में जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था टू सिंप्लीफाई ऑल दीज लॉज। जो पहले बहुत सारे कानून थे, वैट के, एक्साइज ड्यूटी के, कस्टम्स ड्यूटी के, उन सबको मिला के एक एक्ट प्रस्तुत किया गया। डेफिनेटली ऐसा सभी ने रियलाइज किया कि जो एक्ट जीएसटी का बन के आया वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया एज कंपेयर टू अगर दूसरे देशों में भी जो जीएसटी के एक्ट है उनके मुकाबले में भी हमने काफ़ी इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया है। और इस बात को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने, हमारे प्रधानमंत्री ने, सबने रियलाइज किया। और अब जो बात हो रही है कि जीएसटी के रेट कम किए जाएं, तो ये शायद एक रिफॉर्म्स का, नए आने वाले जो रिफॉर्म्स जो प्रोजेक्ट हो रहे हैं या जो इनकी बातें हो रही है, प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को जो लाल किले से जिक्र किया, तो ये उसका एक शुरुआत है कि जीएसटी को सबसे पहले सिंप्लीफाई करो। और सिंप्लीफाई करने का इनका पहला स्टेप ये था कि ये जो 4-5 रेट्स हैं इनको घटा के 2 या 3 रेट कर दो। तो अभी शायद 5, 18 और 40 3 रेट कर दी है। मेनली 5 और 18 रहेंगी, कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स होंगे जिनके ऊपर 40 लगेगी। आई थिंक दिस इज ए वेलकम स्टेप, हमें इसका स्वागत करना चाहिए गवर्नमेंट का। डेफिनेटली इट विल हैव ए पॉजिटिव इम्पैक्ट। मॉर्गन स्टेनले ने भी इसके बारे में कहा है कि अगर ये रेट्स 5 और 12 हो जाती है तो इंडिया की जो डिमांड है वो करीब 2.5 लाख करोड़ से बढ़ जाएगी। 2.5 लाख करोड़ से अगर डिमांड बढ़ जाती है तो डेफिनेटली पूरा का पूरा एक चेन इफेक्ट आएगा, इंडस्ट्री पे आएगा, एम्प्लॉयमेंट पे आएगा और टैक्सेस वगैरह पे आएगा। तो एक पॉजिटिव साइन है। और इसके बारे में नेगेटिव साइड में ये भी कहा गया है, सब आपने रेट कम कर दी तो गवर्नमेंट को नुकसान हो जाएगा 1.5 लाख करोड़ रुपए का। तो मुझे लगता है कि अगर वो डिमांड 2.5 लाख करोड़ से बढ़ जाती है तो जो थोड़ा बहुत नुकसान होगा वो डिमांड बढ़ने से ऑफसेट हो जाएगा। एंड आई थिंक इट इज़ ए वेलकम स्टेप। वी मस्ट, हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं और आगे भी उम्मीद करते हैं कि इसी तरह के और डेवलपमेंट्स होते रहेंगे। ये रिफॉर्म्स का प्रोसेस जारी रहेगा। आपको मालूम है कि इनकम टैक्स एक्ट भी उन्होंने नया प्रस्तुत किया है, राज्यसभा ने, लोकसभा ने पास कर दिया, शायद प्रेसिडेंट के पास में भी वो आ गया है। उम्मीद करते हैं कि जो इनकम टैक्स का इतना कॉम्प्लिकेटेड मामला चल रहा है, शायद ये भी इनकम टैक्स भी हमारा हिंदुस्तान का बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। और आई थिंक वी आर लुकिंग फॉर ए ब्राइटर फ्यूचर, गोल्डन फ्यूचर। उसमें क्या लगता है वो इनकम टैक्स का जो सरलीकरण करने वाले हैं या कुछ और ज़्यादा सिस्टमेटिक, तो उसमें क्या चेंज आने की संभावना है? वेल, मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट आई हैव नॉट गॉन इनटू द डिटेल्स, बट उम्मीद है क्योंकि ये एक्ट 1961 में बना था और 61 में बनने के बाद हर साल इसमें कुछ न कुछ एडिशन होता गया। पहले तो वो सेक्शन बने और फिर सेक्शन के बीच में सब सेक्शन बने और सब सेक्शन के अंदर फिर सेक्शन डाले गए। इस तरह से
इतना सब कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट 40 साल भी पढ़ के उसको आज तक समझ नहीं पाया। सर जैसा This is आप बिल्कुल probably- सही, आप बिल्कुल सर, एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इनकम टैक्स है हिंदुस्तान का, लेकिन कई बार अगर दूसरे देशों के इनकम टैक्स पर या वहाँ की जो टैक्स प्रणाली पर नज़र डालें तो कई बार देखने को मिलता है बहुत ही ज़्यादा सरल सिस्टम होता है। कुछ पेजों में उनका पूरा इनकम टैक्स एक्ट सिमट जाता है, जैसा कि एक बार आपसे भी डिस्कस हुआ था। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा। सब हमारा हिंदुस्तान का जो इनकम टैक्स एक्ट है शायद वर्ल्ड का सबसे कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा इनकम टैक्स एक्ट है। और ये एक्ट ही नहीं, बाकी सब एक्ट भी इतने लंबे चौड़े हैं। कोई भी एक्ट उठा के देख लीजिए, उनकी लैंग्वेज देख लीजिए, इतनी मुश्किल है। अभी भी वो ब्रिटिश लैंग्वेज चलाते हैं, ब्रिटिश स्टाइल चलाते हैं लिखने की, समझना बहुत मुश्किल है। और दूसरे देशों को देखें तो एक्ट छोटे भी हैं और क्लियर हैं, उनको पढ़ना आसान है। 30-40 पेज में एक्ट लिख देते हैं पूरा का पूरा इनकम टैक्स, और हमसे ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इस शायद हो सकता है कि इस कड़ी में उनका ये चेंज होने का एक संभावना नज़र आती है। उम्मीद यही करते हैं कि ये नया एक्ट ज़्यादा सिंप्लीफाइड होगा। एक और सवाल मेरा आपसे ये था कि अपन ने जीएसटी के बारे में भी बात की, इनकम टैक्स के बारे में बात की। भारत में एक समस्या बहुत लंबे समय से अपन देखने में आ रही कि इनकम डिफरेंस यानी आय का असमान वितरण जिसको अपन कहते हैं, ये अंतराल न कम मतलब लगातार बढ़ता जा रहा है, प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है। अमीर अमीर और गरीब होता जा रहा है। इस अंतराल को कैसे पाटा जा सकता है? इसके लिए सरकार या प्रशासन को क्या करना चाहिए? मैं आपका क्वेश्चन तो समझ गया, पर मेरा आंसर थोड़ा सा क्रांतिकारी है। आप क्यों करना चाहते हैं? इनइक्वलिटी तो जरूरी है। अगर इनइक्वलिटी नहीं होगी तो देश सरवाइव कैसे करेगा? इनइक्वलिटी का मतलब, अगर मान लीजिए 2 लेवल नहीं होंगे, सभी लोग एक जैसे हो जाएंगे, तो वो कम्युनिस्ट सिस्टम हो जाएगा। कम्युनिस्ट सिस्टम में क्या होता था? सबको एक नजरिए से देखा जाता है, एक तरह के पैसे मिलते थे, एक तरह के कपड़े पहनते थे, एक तरह की साइकिलें चलाते थे। तो क्या डू यू वांट टू गो फॉर इक्वलिटी के नाम पे, क्या आप यू वांट टू गो टुवर्ड्स द कम्युनिज्म? कम्युनिज्म का आपने देख लिया, चाहे वो चाइना हो, रशिया हो, क्यूबा हो, ईस्टर्न यूरोप हो, सब जगह कम्युनिज्म का क्या हश्र हुआ और क्या उन देशों का हुआ। अल्टीमेटली दे लेफ्ट कम्युनिस्ट पॉलिसीज, कम्युनिस्ट थिंकिंग, एंड दे माइग्रेटेड टू ए डिफरेंट सिस्टम। सोशलिस्ट में आए या कैपिटलिज्म में गए। आज रशिया में प्राइवेट सेक्टर है, चाइना में प्राइवेट सेक्टर है, क्यूबा में प्राइवेट सेक्टर, ईस्टर्न यूरोप तो पूरा ही प्राइवेटाइज हो चुका है। तो आप इक्वलिटी लाने के नाम पे अगर आप चाहते हो कि सब लोग एक जैसे हो जाएं, तो अदानी, अंबानी, बिरला और सिंघानिया अगर ये नहीं होंगे तो आपको नौकरी कौन देगा? नौकरी देने के लिए हमें कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट भी चाहिए, और उनको अगर एट पार लाके खड़ा कर दिया, हमारे बगल वाले घर में रख दिया, तो फिर वो इतनी बड़ा रिलायंस एम्पायर या अंबानी अदानी एम्पायर कौन चलाएगा? नथिंग रॉन्ग इन इट, दे आर डूइंग सर्विस टू द नेशन। सर मैं आपकी बात से सहमत हूं। एक मिनट सर। तो ये जो इनका एग्जिस्टेंस आज इस इनइक्वलिटी का, बट मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि गरीब गरीब होता जाए। यहां पे मैं कुछ और कहना चाहता हूं। यहां पे एक जो एम्पावरमेंट होना चाहिए, हर आदमी के लिए मकान, हर आदमी के लिए फूड, हर आदमी के लिए हेल्थ, हर आदमी के लिए एजुकेशन, ये बेसिक नेसेसिटी है। ये 140 करोड़ आदमियों को मिलना चाहिए। इनइक्वलिटी के नाम पे मैंने कभी ये नहीं चाहूंगा कि कोई भूखा रहे, या किसी को दवाई नहीं मिले, या किसी को एजुकेशन नहीं मिले, या कोई पारिवारिक समस्या हो, या मकान नहीं मिले। तो ये सब तो एक बेसिक नेसेसिटी है, और बेसिक नेसेसिटी हर सिस्टम में हर एक को मिलनी चाहिए। और उसके मिलने के बाद में अगर थोड़ी इनइक्वलिटी है, कोई मल्टी बिलियनर है या बिलियनर है या मिलियनर है या जो भी है, और एक साधारण आदमी है, एक फैक्ट्री में एक आदमी चपरासी भी होता है, ऑफिसर भी होता है, क्लर्क भी होता है, अकाउंटेंट भी होता है, और डायरेक्टर भी होता है, जनरल मैनेजर भी होता है। ये सब अलग अलग लेवल पे अपने अपने लाइफ को जीते हैं, एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट दिस प्रोसेस शुड कंटिन्यू। मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ थोड़ा कि जिसका जितना पैशन, जितनी मेहनत, उसको उसी हिसाब से रिस्क शुड बी रिवॉर्डेड। रिस्क शुड बी रिवॉर्डेड। दूसरी बात एक मैं ये कहना था, भारत आज की स्थिति में, पहले क्या था वो आपके सामने है। आज़ादी के बाद से लेके एक 7 दशक 8 दशक तक हम कहाँ थे, और अभी 2 दशक में जो फ़र्क नज़र आता है। आने वाले समय में आप भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या आंकते हैं? कहाँ तक हम
पहुंच सकते हैं? जैसा कि कहा जा रहा है कि हम चौथी कंट्री हैं या पाँचवीं स्तर पर आ गए हैं, क्या ऐसा लगता है वाकई ये सही बात है या हवा की बात है? आपने बहुत ही सामयिक और मेरे पसंद का सवाल निकाला है, और शायद यही मेरे किताब का विषय है। भारत कहाँ जा रहा है, कैसे जाएगा, क्या समस्याएं हैं, क्या चैलेंजेस हैं हम जो फेस कर रहे हैं। मुझे लगता है भारत को ईश्वर ने क्या नहीं दिया। सबसे पहले तो ह्यूमन मैन पावर दिया। अब ये सवाल दूसरा है कि उस मैन पावर को हम यूज कर पाए या नहीं कर पाए। चाइना को भी मैन पावर दिया, चाइना ने यूज कर लिया। चाइना कहां से कहां निकल गया, हमारे से कोई मुकाबला ही नहीं रहा। तो मैन पावर उसको भी दिया, हमारे को भी दिया, शायद हम उसको यूज नहीं पाए। दूसरे रिसोर्सेज, हमारे पास में कौन से रिसोर्स की कमी है जो भगवान ने हमारी धरती के अंदर नहीं दे रखा। एजुकेशन यहाँ पे खूब है। हमारे लोग जो हैं पढ़ लिख के, डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के सब विदेश चले जाते हैं और उनके वहां पे जाके झंडे गाड़ रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं वहां पे? क्या हमारे पास में नहीं है? क्या हमारे धरती में सोना नहीं है? क्या हमारे इंसान के अंदर शक्ति नहीं है? सब कुछ है। इसके बाद में भी शायद हमारा नंबर पिछड़े देशों में ही आता है। अभी डेवलपिंग, रियली स्पीकिंग, डेवलपिंग कंट्रीज में भी नहीं आता है। पर कैपिटा इनकम देख लें तो आज भी हम बहुत लो लेवल पे हैं। इनकम इनइक्वलिटीज का जैसे आपने जिक्र किया, तो ये सब समस्याएं हैं, पर हमें ये भी सोचना पड़ेगा इन समस्याओं के कारण क्या है, और उसके बारे में भी ध्यान देना पड़ेगा। क्यों है ये सब? क्यों इतना सब होने के बाद में गवर्नमेंट की इतनी पॉजिटिव एटीट्यूड है, प्रधानमंत्री रात दिन काम कर रहा है, उसका पूरा सिस्टम काम कर रहा है, तो फेलियर कहां है? क्यों ग्रोथ नहीं आ रही है? दूसरे देश क्यों आगे बढ़ते चले जा रहे हैं? छोटे छोटे देश, वियतनाम है, मलेशिया है, ये कहां से कहां पहुंच गए। वी स्टैंड नोवेयर इन फ्रंट ऑफ देम। सो वी हैव टू लुक एट इट। और शायद यही मैंने अपनी किताब में लिखने का प्रयास किया, ये कहने का प्रयास किया है कि तो इसके लिए डेफिनेटली वी हैव टू ब्लेम समबडी। वी कैन नॉट जस्ट से कि कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। व्हाट अबाउट ट्रांसपेरेंसी? व्हाट अबाउट हमारी ब्यूरोक्रेसी? हमारे इतने पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेट्स क्यों इनोवेटिव नहीं है? क्यों इनिशिएटिव नहीं ले सकते? इनोवेटिवनेस नहीं है, इनिशिएटिव नहीं ले सकते। कोई फाइल आती है तो उसको लेके बैठ जाते हैं, उस फाइल को क्लियर नहीं करते। कोई उसके अंदर जो कुछ हो रहा है होने दो। आज अगर हमारे जो जिनके हाथों में, हमारा देश किसके हाथ में है? ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है। ये जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, यूपीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं, यूपीएससी जो जिनको अपॉइंट करता है, आज हमारा देश, हमारे पॉलिटिशियन तो केवल गाइडेड मिसाइल्स हैं। एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शनल पॉलिटिशियंस हो कि जो अपनी तरफ से कुछ बात कहते होंगे, द रेस्ट ऑल 99.9% दे आर गाइडेड बाय देयर सेक्रेटरीज, देयर मिनिस्ट्रीज। मिनिस्ट्री के अंदर जो नोट आता है और वो जो भी उनको पुटअप किया जाता है, उसी के हिसाब से प्लान्स बनते हैं। हमारे जो 5 ईयर प्लान पहले बनते थे, या अभी नीति आयोग जो काम कर रहा है, ये सब ब्यूरोक्रेट्स है। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स टुडे। You can't say कि politicians are not working. What politicians are supposed to do? पर politicians तो आपकी guided मिसाइल है। आपने बंदूक में जो गोली डाली वही चलनी है और वही वो गोली है कि आप जो डालते हो। तो आपका आज हमारा जो ये ब्यूरोक्रेट है, अगर ये ब्यूरोक्रेट इनिशिएटिव ले, इनोवेटिवनेस दिखाए, हमारा देश कहीं से कहीं जा सकता है। और वही इस देश में ट्रांसपेरेंसी लेके आ सकते हैं। और वही जो कुछ भी आप कहना नहीं चाहता, इतना करप्शन है, तो करप्शन को रोकने वाला कौन है? पॉलिटिशियन थोड़ी रोकेगा। पॉलिटिशियन का काम थोड़ी है करप्शन को बंद करना। इट्स द ब्यूरोक्रेट्स, इट्स द पुलिस, इट इज द सीबीआई, इट इज द ईओडब्ल्यू हु इज गोइंग टू लुक इनटू दिस करप्शन मैटर। तो उनको अपना, इट इज द जुडिशियरी। अगर ये लोग अपना काम करेंगे तो देश तो अपने आप ही बढ़ जाएगा। हमारे यहां पे एक गड़बड़ क्या है, पॉलिटिशियंस को ब्लेम कर दिया, जी एमएलए काम नहीं करता, एमपी काम नहीं करता, मिनिस्टर काम नहीं करता। अरे वो क्या करेगा? वो सेक्रेटरी साहब अगर उनको फाइलें देंगे और अपनी कोई नई स्कीम्स हैं, डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू बी अप्रिशिएटेड। सो आई एम सॉरी, दिस इज, आई शुड नॉट से सो मच, बट देन सच्चाई यही है। और शायद अगर जिस दिन हमारे ब्यूरोक्रेट्स एक्टिवेट हो जाएंगे और इनोवेटिव हो जाएंगे, डेफिनेटली सब समस्याएं हल हो जाएंगी, चाहे वो कोई लीगल हो, चाहे किसी तरह की समस्या हो। देश एक बहुत फास्ट प्रगति के रास्ते पे चल सकता है। हमारी जो ग्रोथ रेट है ये शूट कर सकती है, क्योंकि हमारे को सब कुछ दिया है। नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि आज ब्यूरोक्रेसी अगर सही तरीके से काम करने लगे
तो कोई भी ऐसा मिशन नहीं है जो सफल नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज़ और, आपने कई देशों की यात्राएं की है, कई देशों में बहुत नज़दीकी से देखा है। अभी अपन यूक्रेन के बारे में भी बात कर रहे थे। अभी ख़ास तौर से मेरा टारगेट ये है कि हिंदुस्तान के जितने भी संसाधन हैं उसका सदुपयोग नहीं हो पाता। यही वजह है कि हम ग्रोथ में थोड़ी हमारी स्पीड स्लो है। आपको लगता है कि हम संसाधनों का वाकई पूरी तरह अच्छे से उपयोग नहीं कर पाते हैं जो हमारे पास सुलभ है? जैसा आपने कहा कि भारत संसाधनों से समृद्ध देश है। आपने बिल्कुल कहा, मैंने भी कहा, जैसे संसाधन की तो कोई कमी नहीं, कोई मिनरल्स की कमी नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। पानी, हमारे पूरे देश में पानी की किल्लत है। मुझे ताज्जुब होता है कि पानी की किल्लत क्यों है। ईश्वर ने पानी देने में कहां कमी रखी? पूरे देश में नदियों में पानी बह रहा है, ऊपर से कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके आसाम तक नदियां ही नदियां हैं। और पूरे देश में नदियां, मीठे पानी की नदियां बहती हैं और थोड़े समय बाद में जाके वो पानी खारा हो जाता है, समुद्र में। क्या हम समुद्र में गिर जाता है। अनबिलीवेबल। कितनी क्वांटिटी का पानी हमारा एक सेकंड में, जो एस्टिमेट्स आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट, कि कितना पानी हम गिरता है। आपको मैं फिगर बताऊं तो फिगर में जितने जीरो लगाता हूं आप सोच नहीं सकते उतने जीरो मेरे को लगाना पड़ेंगे। एक सेकंड में इतने लीटर पानी मेरा समुद्र में गिर रहा है। 100-125 नदियां हैं, कुछ बड़ी नदियां हैं, कुछ छोटी नदियां हैं, सबका मीठा पानी जा जाके समुद्र में गिर जाता है। क्यों ये हम घरों को नहीं दे पाते? क्यों हम किसान को नहीं दे पाते? क्यों हम अपनी फैक्ट्रियों को पानी नहीं दे? क्यों हमारे लोग किसान पानी के लिए तरस रहे हैं? क्यों खेती के लिए किसान को डिपेंड करना पड़ता है? वो देखता है बारिश होगी तो मैं बीज डालूंगा, जोत के बैठ जाता है खेत, और उसको बाद में बीज तब डालेगा जब बारिश आ जाएगी, और बीज डालने के बाद में दोबारा बारिश नहीं आए तो वो बीज भी बेकार हो जाता है। जबकि मेरे अनुसार, जो मैंने स्टडी करी है, जो मैंने अपनी किताब को, ये भारत द डेवलपमेंट डिलेमा, अगर आप इसको दिखा सकें कैमरे में, एक बार दिखाएं, ये पुस्तक है और इस पुस्तक में मैंने कुछ समाधान दिए हैं कि हमारे पानी की समस्या का इतना सिंपल समाधान है जो बगैर गवर्नमेंट के कुछ किए हुए पूरे देश में 24 घंटे पानी मिल सकता है। हर किसान को 24 घंटे पानी मिल सकता है। हर मकान में, हर फैक्ट्री में हम 24 घंटे पानी दे सकते हैं और गवर्नमेंट को उसके लिए एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। एक गवर्नमेंट के आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई नरेगा के पैसे की भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। बात अगर शुरू की है तो मैं उसका आपको समाधान भी आज इस कैमरे के सामने बता देता हूं। आपको मालूम है कि जमीन के नीचे पानी के चैनल्स हैं, हर जगह पानी है, कहीं 50 फीट पे, कहीं 60 फीट पे, कहीं 500 फीट पे। मीठा पानी है और मीठा पानी है और कहीं खारा पानी भी है, जगह जगह मीठा खारा दोनों है। आज हमारे किसान जो खेती करते हैं कोई म्युनिसिपैलिटी के पानी से नहीं करते, ट्यूबवेल के पानी से करते हैं। जैसे हम तेल निकालते हैं तो तेल खत्म हो जाता है, जैसे हम पानी निकालते हैं तो पानी की सतह नीचे चली जाती है। अब गवर्नमेंट क्या कहती है कि साहब इसको, गवर्नमेंट का पानी जो आपका जो जमीन का पानी है वो नीचे चला गया है तो बारिश का पानी इकट्ठा करो और रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो, जिससे क्या होगा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग से वापस जमीन के पानी का लेवल ऊपर आ जाएगा। जो 300 फीट पे चला गया वापस जितना पानी आप डालेंगे रिचार्ज हो जाएंगे। मेरा ये गवर्नमेंट का विचार है, मेरा विचार थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं इनको ये कहता हूं कि भाई साहब, बारिश का पानी तो केवल साल में 15 दिन 20 दिन मिलता है, कभी कभी बारिश होती है। आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जगह रिवर वाटर हार्वेस्टिंग करो। नदियों के पानी को अगर हार्वेस्ट करोगे, क्योंकि नदियां तो पूरे देश में बह रही हैं, नदियों की दोनों तरफ कुएं खोद दो। कुआं खोदने के लिए कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं। अकबर बादशाह भी अपने जमाने में कुआं खोदा करते थे। और एक रबड़ का पाइप लो और उस कुएं को भर दो उस रबड़ के पाइप से। जब हमारे देश की समस्त नदियों के दोनों तरफ कुएं खुद जाएंगे और उस पाइप से, एक 100 रुपए के पाइप से अगर आप उस कुएं को भर दोगे तो क्या होगा कि जो जमीन के नीचे जो आप रेन वाटर का फंडा है वो फंडा यहां पे रिवर वाटर के साथ में मैं अप्लाई कर रहा हूं और जमीन में जो पानी है उसका लेवल वापस ऊपर आ जाएगा। पंजाब में अगर जो पानी पहले 100 फीट पे मिलता था 1985 में, आज वो 400-500 फीट पे चला गया। वो पानी वापस ऊपर आ जाएगा, 100 फीट पे, 50 फीट पे, 40 फीट पे पानी आ जाएगा। और फिर किसान को, घर को, फैक्ट्री को जितना पानी है आप अपने घर में चाहिए ट्यूबवेल खोदिए, पानी निकाल लीजिए।
और इसके साथ में फायदा क्या होगा, क्योंकि नदियों का पानी मीठा होता है और मीठा पानी बार बार चैनलाइज होगा और चैनल से में जाएगा, तो जहां जहां खरा पानी है वो जब मीठा पानी से मिलेगा तो खरा पानी भी, जैसे हमारे राजस्थान में जगह जगह खरा पानी है, डीडवाना, चूरू, लाडनू वगैरह में खरा पानी बहुत है, पर उधर से अगर मीठे पानी की आवक होगी तो ये खारा पानी भी धीरे धीरे मीठा हो जाएगा। और जो ये खेती हमारी आज भी, अगर मैं कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा 50% एरिया में हम खेती करते हैं, किसान साल भर में एक फसल लेता है, मुझे लगता है हम कम से कम 80% एरिया में खेती करेंगे, एक की जगह 4 फसलें 3 फसलें तो लेंगे। और जब एक बार आपकी खेती चल जाएगी, किसान को काम मिल जाएगा, उसके बाद आप सोच नहीं सकते कि प्रगति की रफ्तार क्या होगी। और उस समय शायद कोई ट्रंप पैदा नहीं होगा कि जो हमको धमका सके कि हम तुम्हारे ऊपर ट्रंप लगा देंगे। आज जो भारत कहते हैं कि जो सोने की चिड़िया था, शायद वो दिन वापस लौट के आ सकता है। आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। सर, आपकी बुक द डेवलपमेंट डायलेमा वाकई एक ज़बरदस्त बुक है और मेरे ख्याल से आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट रहते हुए इस क्षेत्र में एक पूर्व मेहनत से काम किया है। और मैं आपने क्या कभी इस मेहनत को ब्यूरोक्रेट्स के साथ या किसी पॉलिटिशियन के साथ डिस्कस किया होगा? मेरा शौक है, मैं निरंतर पिछले 25 साल से कुछ न कुछ गवर्नमेंट को लिखता रहता हूँ, मेरे सुझाव देता रहता हूँ। अब मैं अपना काम करता हूँ, जगह जगह पे मैंने सुझाव दिए कि हिंदुस्तान, और वो सभी सुझाव कहीं ना कहीं सिंप्लीफिकेशन के लिए, कहीं ग्रोथ के लिए, अपने देश के लिए होते हैं। अब मैं अपना काम करता हूं, बाकी उनका काम है। मैं आज भी रोज की मेरे ऑफिस से कम अपनी किताब के बारे में भी 300-400 मेल करता हूं, ट्विटर पे भी मैसेज देता हूं। अब सवाल है कि मैं अपना काम कर रहा हूं, जो ईश्वर ने मेरे को ये काम दिया, मैं अपना काम कर रहा हूं। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं अपने प्रधानमंत्री पे एक भरोसा रखता हूं। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करता, बट मुझे मालूम है कि अभी जो सिस्टम है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, दैट इज बेस्ट फॉर द कंट्री। और ये पॉलिटिकल सिस्टम कैपेबल है हमारी कंट्री को बहुत ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए। दिस इज व्हाट आई कैन से। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है और मैं समझता हूँ कि आपकी इन भावनाओं को, आपकी मेहनत को एक दिन अंजाम तक जरूर पहुँचाएगी। और ख़ास तौर से एक विषय जो मुझे आपके अनुभव को लेकर डिस्कस करना चाहता हूँ, वो मेरा हो सकता है अंतिम सवाल होगा। हिंदुस्तान में अभी इस वक्त एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक है, मेरे ख्याल से विदेशों में ये शायद हो या ना हो, क्योंकि मेरा इतना अनुभव बाहर के बारे में पढ़ने का नहीं रहा। 1 नंबर और 2 नंबर की इनकम, और ये हिंदुस्तान में घर घर आपको इसकी चर्चा सुनने को मिल सकती है। आखिर ये मसला क्या कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता? बड़े सवाल बड़ा गजब का है। हम लोग बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये रोज की कहानी है। पैसा, और पैसा क्या, 2 तरह का, काला और सफ़ेद। जी, ये हिंदुस्तान ही है जहाँ पे काला और सफ़ेद पैसा होता है, विश्व में बाकी जगह नहीं होता। ये हमारे यहाँ ऐसे क्या हमारे को सींग लगे कि हम ये काला पैसा पैदा कर लेते हैं और विश्व में ये दूसरे लोग नहीं कर पाते हैं। ये बात समझ के बाहर है। मुझे लगता है कि अगर मैंने जैसे इस किताब का, अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है, मैं इसके कारणों में जानना चाहूंगा कि ये क्यों है, ये ब्लैक इकोनॉमी क्यों है, ये बार बार ये शब्द क्यों आते हैं। पेनफुल है, दुख होता है कि हमारे देश में दिन भर एक आम आदमी भी कहता है मेरे पास में ब्लैक मनी है, जो कुछ बेचारा काम नहीं करता। एक मिलिट्री से रिटायर्ड होता है, वो भी परेशान है। जिसको पास केवल गवर्नमेंट का दिया हुआ पैसा, टैक्स पेड पैसा है, वो भी परेशान है। भारत की छवि भी खराब होती है। छवि तो बहुत खराब होती है सर, और छवि खराब होने के कारण ही बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी मैं आपको, अभी तो समय नहीं है, अपन बहुत सारी चीज़ें नहीं जिक्र कर पाएंगे। ब्लैक मनी पे बात करते हैं। अब जब बात करते हैं ब्लैक मनी, तो उसका कारण क्या है? कारण ये है कि आज जो हमारे पास बहुत सारा पैसा होता है, हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ब्लैक मनी है। अभी जरूरी नहीं है। अब किसी के फादर की, ग्रैंडफादर की डेथ हुई, वो अपने पास पैसे छोड़ गए, हमें अपने व्यापार में हमने कभी किसी से पैसे ले लिए। अब होता है ब्लैक मनी कब कही जाती है कि जब अब इनकम टैक्स का असेसमेंट करने जाता है, वो आईटीओ पूछता है कि पैसे कहां से लाए, हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते।
अब 2 साल पहले 3 साल पहले अब जब असेसमेंट होता है तो उसमें साल 2 साल निकल जाता है कि ये पैसे कहां से आए, कौन हिसाब रखता है कि पैसे कहां से आए कहां से नहीं आए। अब ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। मैं इसमें यही कहूंगा कि इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन 68 है, 68, 59 भी है, बट मेनली इट इज 68, जो इनकम टैक्स को एम्पावर करता है, इनकम टैक्स ऑफिसर को ये पूछने के लिए कि भाई साहब ये जो पैसा आपने खर्च किया, ये जो फैक्ट्री लगाई या मकान बनाया, ये पैसा कहां से लेके आए। इनकम टैक्स एक्ट बना है इनकम को टैक्स करने के लिए। इनकम टैक्स का ऑफिसर का अधिकार है कि आपकी जो इनकम हो, जो जेन्युइन आय हो, उसके ऊपर वो टैक्स लगाए। अब सेक्शन 68 ने उनको एक एडिशनल पावर दे दिया कि इनसे पूछो कि पैसा कहां से आया। मैं ये पूछता हूं कि अपन ये मान के चलते हैं कि हिंदुस्तान के 140 करोड़ चोर हैं, इसका मतलब हमारी गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस नहीं है हमारे ऊपर। हां, अगर मैंने कोई गलत काम कर रखा है, अगर मैंने कोई गलत पैसा लेके आया हूं, चाहे व्यापार में यूज किया, चाहे कोई मकान बनाने के लिए यूज किया, मैंने कोई किडनैपिंग की या कोई किसी तरह का चोरी की, चकारी की, या कोई इस तरह का कोई रिश्वतखोरी का काम किया, तो वो जो है उसका पनिशमेंट इनकम टैक्स में क्यों? उसके लिए तो सीबीआई बैठी है, पुलिस बैठी है, बहुत सारे डिपार्टमेंट बैठे हैं, पूरा का पूरा इंडियन पिनल कोड एक्ट है, कोर्ट बैठे हुए हैं। उस पैसा कहां से आया, ये इनकम टैक्स को पूछने का मेरे को लगता नहीं कोई औचित्य है। आपका इनकम टैक्स का काम है, आप जितनी इनकम हुई आपकी, चाहे वो सैलरी से हुई चाहे बिजनेस से हुई, आप उसके ऊपर टैक्स ले लीजिए। 30%, 40% जो आपके सरचार्ज लगाना है, सेस लगाना, आप लगाइए, टैक्स ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई गलत पैसा आया तो आप ऐसा कीजिए कि उस केस को पुलिस को रेफर कर दीजिए। अब यहां पे एक समस्या और है, ये 2 नंबर का पैसा जनरेट और काम कहां आता है, क्यों आता है? जमीन, सबसे बड़ी जो ब्लैक मनी का झमेला है वो जमीन को लेके है। और वो भी क्यों है? गवर्नमेंट ने एक डीएलसी रेट बनाई हुई है। गवर्नमेंट तय कर देती है कि इस जगह की इतनी कीमत है और आपको जो रजिस्ट्री करानी है वो इतनी कीमत पे ही करानी है। बहुत बड़ी दिक्कत है डीएलसी वाली, वाकई। अब ये डीएलसी है। अब डीएलसी हम सभी जानते हैं कि डीएलसी जो एक्चुअल मार्केट रेट है उससे काफी कम होती है। मतलब आप समझ लीजिए कहीं 40% है, कहीं इवन एग्रीकल्चर लैंड में 10% भी है। अब मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक मिलिट्री के जनरल का या लेफ्टिनेंट जनरल का, कर्नल का, जिसको रिटायरमेंट में 5 करोड़ रुपया मिलता है, 4 करोड़ रुपया मिलता है गवर्नमेंट की तरफ, वो तो टैक्स पेड पैसा है। वो जो मिलिट्री वाला जब फ्लैट खरीदने जाता है तो बिल्डर उसको कहेगा कि साहब मेरा तो डीएलसी 50% के हिसाब से बैठता है, आप 50% मेरे को चेक से दे दीजिए, बाकी आपको कैश देना पड़ेगा। वो बेचारा आप कैश कहां से लेके आए? इमेजिन हिज ट्रॉमा कि कैश कहां से लेकर आऊं? तो बैंक से कैश निकालू। बैंक से अगर आज की तारीख में फ्लैट 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ के आम हो गए हैं, तो क्या 1.5 करोड़ रुपया मैं बैंक से निकालू कैश और तुमको पे करूं? तो इस तरह की जो, और इसी तरह से एग्रीकल्चर लैंड, राजस्थान में एग्रीकल्चर लैंड अभी भी जो डीएलसी है शायद 20%, 25%, 30% है, बहुत कम है, बहुत कम है। तो शायद इसका किसी को फायदा होता है, पर बहुत सारे लोगों को बहुत तकलीफ होती है। अगर गवर्नमेंट इस डीएलसी रेट को खत्म कर देती है, क्या जरूरत है? एक प्रॉपर्टी की वैल्यू मेरे लिए 1 करोड़ हो सकती है, आपके लिए 2 करोड़ हो सकती है, किसी के लिए 50 लाख हो सकती है। लेट दीज ट्रांजेक्शंस गो ऑन द एक्चुअल रेट। आप ताजुब करेंगे, हमारा जो पूरा गवर्नमेंट जहां दिल्ली में रहती है, एक ल्यूटन्स जोन कहते हैं हम, जो दिल्ली की मोस्ट प्राइम प्रॉपर्टी जिसको कह सकते हैं, जहां पे सभी प्रॉपर्टियां करोड़ों अरबों में बिकती है, वहां पे भी डीएलसी और एक्चुअल रेट पे फर्क है। और वहां पे भी ट्रांजैक्शंस होते हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचे तो बड़ी समस्या आती है आज की तारीख में, हाउ टू मैनेज दैट मनी। इस वजह से अच्छा, इसका एक और नुकसान होता है, जब डीएलसी रेट कम होती है और रजिस्ट्रियां कम होती है तो गवर्नमेंट को स्टैंप ड्यूटी कम मिलती है, गवर्नमेंट को भी नुकसान हो रहा है। तो अगर ये डीएलसी रेट खत्म कर दी जाए पूरी तरह से, तो ये पूरा ब्लैक मनी का सर्कुलेशन रुक जाएगा और आम आदमी को, जो हर एक सर्विस क्लास का आदमी हो, चाहे कुछ कोई भी हो, छोटा सा मकान अपने बाप दादा का बेचता है तो उसको कैश मिलता है। अब उस कैश का क्या करे? अब कैश को बैंक में नहीं जमा कर सकता तो या तो खर्च करे या गोल्ड खरीदे,
गोल्ड भी कैश में खरीदे, तो पूरा का पूरा ये अनर्गल हो रहा है, सिस्टम पूरा बिगड़ रहा है। एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, सब सेक्शन 68 हटा दीजिए और डीएलसी रेट हटा दीजिए, आपका मोटा मोटी 80-90% ये ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी। ये मेरा ओपिनियन है। बहुत सारे सवाल अभी आपके अनुभव को देखते हुए मेरे मन में आ रहे हैं और इच्छा ही नहीं हो रही कि मैं इस बातचीत को विराम दूं, लेकिन मुझे लगता है बहुत जल्दी हम वापस मिलेंगे, क्योंकि आपके लेकर कई सारे सवाल मेरे अभी भी लिखे हुए हैं या मन में याद है। भविष्य में ज़रूर आपसे इस बारे में डिस्कस करूंगा। आपने हमारे लिए इतना समय निकाला, दर्शकों को इतना ज्ञान दिया, इतनी जानकारी दी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। तो धन्यवाद। अच्छा लगा आपसे मिलके और आज आपके साथ इस संवाद में मेरे को भी काफ़ी आनंद आया। थैंक यू सो मच। डेफिनेटली वुड लाइक टू मीट यू अगेन। तो मित्रों, आज की बातचीत से ये स्पष्ट हुआ कि भारत का भविष्य केवल आर्थिक नीतियों और विकास दर से तय नहीं होगा, बल्कि संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और पारदर्शी आर्थिक पर निर्भर करेगा। चाहे बात ग्रोथ सेक्टर की हो या आय की असमानता की, जीएसटी की नई नीति की हो या रुपए की मजबूती या ब्लैक एंड वाइट इकोनॉमी की, हर पहलू ने हमें नई दृष्टि दी है और अंत में जल के बेहतर सदुपयोग पर उनकी बात ने ये याद दिला दिया कि सतत विकास के बिना प्रगति अधूरी है। इनसाइट विद रागा की इस कड़ी में अपने अनुभव और विचार साझा करने के लिए हम जैन साहब का और उपस्थित रहने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद देते हैं। अगली कड़ी में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। ये है इनसाइट विद रागा, सोचिए भीतर से।